अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे कि अकॉर्डिंग टू आवर स्केजुअल कि हमारा आज उर्दू का लेक्चर है, ठीक है। तो उर्दू में आज मैं आपको दोबारा से एक नज़म पढ़ाऊँगी। ये नज़म बेसिकली तौर पे आपका उर्दू की दरसी किताब का एक सेक्शन है कसाइद का। उसमें 2 कसीदे बयान किए गए और उन 2 में से एक जो है वो रिड्यूस हो गया है और एक आपके सिलेबस में शामिल है। तो ये कसीदा जो है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने लिखा है और इस कसीदे का नाम है दर्रे हिज्जो असब। अच्छा, आप लोग आज के लेक्चर को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो आज का लेक्चर है मेरा, ये जो नज़म है ना, ये थोड़ी सी मुश्किल है। और सबसे पहले मैं आपको इस नज़म का मरकज़ी ख़याल बताती हूँ कि इस नज़म का मरकज़ी ख़याल क्या है। अच्छा, मरकज़ी ख़याल पे जाने से पहले जो नज़म है, इस नज़म का नाम है दर्रे हिज्जो असब। तो बेसिकली तौर पे इस नाम की मीनिंग क्या है भाई, क्योंकि ये नाम तो काफ़ी यूनिक सा नाम लग रहा है। ये कोई ऐसा नाम नहीं लग रहा कॉमन सा। तो मैं आपको बताती हूँ कि हिज्जो, दर्रे हिज्जो असब, इसमें से हिज्जो ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें किसी को बुरा भला कहा गया हो, ठीक है, किसी की बुराई की गई हो। असब कहते हैं घोड़ा, ठीक है, यानी कि ऐसी नज़म जिसमें घोड़े की बुराई की गई है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी कौन सी नज़म है जिसमें घोड़े की बुराई की गई है। तो इसका जवाब ये है कि दरअसल इसमें एक घोड़े का किस्सा बयान किया गया है जिसकी हालत ऐसी है कि उसको जो पालने वाले लोग हैं वो इस कदर कंजूस हैं कि उसको बिल्कुल भूखों से भी बदतर हालत कर दी है। खैर, पहले मैं आपको सबसे पहले आपको हवाला शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ये आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बुक में आराम से हेडिंग्स में आप पेपर में लिख लीजिएगा वहीं से देख के। मैं डायरेक्ट आपको इसका मरकज़ी ख़याल बताती हूँ, ठीक है, कि इसका बुनियादी ख़याल क्या है, इस नज़म का कॉन्सेप्ट क्या है। कसीदा मतलब किस्सा ना, तो इस नज़म का क्या किस्सा है, किस किस्से पे बेस हुई है ये नज़म। तो बेसिकली तौर पे ये जो नज़म है, ये नज़म मिर्ज़ा रफ़ी सौदा की मशहूर कसीदे के शायर मिर्ज़ा रफ़ी सौदा की मशहूर हिज्जो तसनीफ़ रोज़गार का एक इक़्तिबास है, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में नहीं आया होगा, मैं बताती हूँ। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की एक नज़म जिसका नाम है तसनीफ़ रोज़गार, ठीक है। इसमें से कुछ शेर जो हैं हमारे इस नज़म में डाले गए, ठीक है। इनकी पूरी ये किताब है, ठीक है। इसमें से कुछ चंद शेर हमारे कोर्स में डाले गए हैं, तो हम ये पूरी नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ कुछ शेर पढ़ेंगे। और इसका नाम दिया गया है दर्रे हिज्जो असब, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बुनियादी ख़याल पे आते हैं कि ये नज़म कसीदे के शहंशाह मिर्ज़ा रफ़ी सौदा की मशहूर हिज्जो, यानी वो नज़म जिसमें किसी को बुरा कहा जाए, मशहूर हिज्जो तज़हीक़ रोज़गार का इक़्तिबास है। बज़ाहिर ये एक घोड़े की हिज्जो है जिसमें इसे बुरा भला कहा गया है, लेकिन दरअसल ये उस ज़माने के ख़राब माशी और फ़ौजी निज़ाम पर की गई बहस है। यानी उस माशरे में, दरअसल उस ज़माने में जब बहुत ज़्यादा इकनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई थी, तो वहाँ के फ़ौजी निज़ाम पर की गई एक तनकीद है, ठीक है। इसमें फ़ौज के निकम्मे, कमज़ोर और बुज़दिल सिपाहियों और ज़रूरी सहूलतों की अदम मौजूदगी की तस्वीर कशी की गई है, ठीक है। यानी कि जब भी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी ने ये नज़म लिखी थी, उस वक्त उनके दौर में हालात उनके मुल्क के ऐसे हो गए थे कि बहुत ज़्यादा मुफलिसी आ गई थी, बहुत इकनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। लोग, यानी जो अमीर से अमीर लोग थे, वो गरीबी की हद तक पहुंच गए थे, और कुछ अमीर ऐसे हैं जो गरीबी की हद तक अगर नहीं पहुंचे थे तो इतने वो कंजूस हो गए थे कि उन्होंने अपने घर में जो जानवर पाले हुए थे वो उनका भी सही सा ख्याल नहीं रखते थे। ऐसे ही हमारे शायर
के भी एक दोस्त हैं जो थे तो बहुत अमीर, लेकिन इस कदर कंजूस थे कि उन्होंने अपने घर में जो एक नायाब घोड़ा पाला हुआ था, वो उसको उसकी ज़रूरत का खाना तक नहीं देते थे, उसको भूखा मार रहे थे और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था उस घोड़े का। तो दिर्रे हज्जो असब, तो उन्होंने उस घोड़े को इतने बुरे तरीके से रखा हुआ था कि जो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं, उन्होंने अपनी इस नज़म में उस घोड़े की कैफ़ियत को बयान किया गया है, उस घोड़े की कैफ़ियत को बयान किया गया है कि उस घोड़े की क्या हालत है। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये जो मैंने बुनियादी ख़याल बताया है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके शेरों की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, चलें जी, अब हम इसके शेरों की तरफ चलते हैं। अब आप लोगों के लिए ना आज मैं शेर लिख कर लाई हूँ। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा। है चरख जब से अबलक अय्याम पर सवार, रखता नहीं है दस्ते अनान का बेयक करार। ठीक है, दस्ते अनान का बेयक करार। ठीक है, सॉरी, एक्चुअली वो बाहर की ना आवाज़ें बड़ी आती हैं तो मुझे बड़ा पॉज करना पड़ता है। खैर, अच्छा, दोबारा से पढ़ते हैं शेर। है चरख जब से इबलिक अयाम पर सवार, रखता नहीं है दस्ते अनान का ये करार। इसका ये मतलब है कि पहले सबसे आप लोग इसके अल्फाज माने लिखें। चरख का मतलब आसमान, अबलक का मतलब वो घोड़ा जो सफ़ेद रंग का होता है, काला रंग रात की और सफ़ेद रंग दिन की अलामत है। ठीक है, रखता नहीं है दस्त अनान का ये बेयक करार। अच्छा, दस्त का मतलब हाथ, अनान मतलब लगाम। ठीक है, और अय्याम कहते हैं यौम की जमा यानी दिन। ठीक है, मैं इसको एक जगह लिख लेती हूँ अपनी कॉपी में, तो फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, ओके 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 ओके। है इसका जी, है, एक मिनट, है, चलें जी, मैंने लिख दिया है चरख जब से इबले के अय्याम पर सवार, रखता नहीं है दस्ते अनान का ये एक करार। ठीक है, इसका मतलब है कि इस शेर में रफ़ी सौदा लिखते हैं कि वक्त का घोड़ा ज़िंदगी की गर्म सर्द शाहरा और मौसमों की तब्दील से बेखबर सर पर दौड़ता है। मतलब इसमें घोड़े का मिजाज ऐसा बताया गया है कि चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, घोड़े को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल एक सरपट दौड़ने वाला, अपने आप में एक आज़ाद रहने वाला, एकदम ही जोशीला घोड़ा होता है, यानी सरपट दौड़ता है, बिल्कुल एक्टिव। ठीक है, और घोड़े पे किसी भी किस्म की कोई लगाम नहीं डाली जा सकती। ठीक है, मतलब ये कि वक्त एक सा नहीं रहता है। वक्त ऐसा हो जाता है कि वक्त ने क्या किया है कि वो घोड़ा जो किसी के अंडर प्रेशर नहीं आता था, जो इतना ज़्यादा एक्टिव था और सर पर दौड़ता था, जिसको ना दिन से कोई फ़र्क पड़ता था ना रात से कोई फ़र्क पड़ता था, अब उस घोड़े की कंडीशन जो अपने मालिक के पास है, और मालिक इतना ज़ालिम है कि वो उसको 2 वक्त का खाना भी नहीं देता, तो वो इतना, ज़िंदगी ने उसके ऊपर इतना सितम किया है कि वो भूखा मर रहा है। ठीक है, यानी कि एक वो वक्त था जब वो सर पर दौड़ता था, और अब एक ये वक्त है कि वो भूखों मर रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरा शेर है हमारे पास। जिनके थे तवेले बीच कोई दिन की बात, हरगिज़ इराकी और अरबी का ना था शुमार। अच्छा, जिनके थे तवीले बीच यानी जिन लोगों के इस्तबल में कोई बात दिन की बात थी। ठीक है, हरगिज़ इराकी और अरबी यानी घोड़ों की नस्ल थी, का ना था शुमार। ठीक है, यानी कि इस शेर में शायर ये कहना चाह रहे हैं, इस पूरे शेर में शायर के कहने का मतलब ये है कि ज़माने की नशीब फ़रास भी अजीब होते हैं। देखते ही देखते आदमी कुछ से कुछ हो जाता है। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, लेकिन अचानक से वो ऐसे क्राइसिस में आ जाते हैं कि वो बहुत गरीब हो जाते हैं, या नॉर्मल से भी ज़्यादा नीचे आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि शायर ने कहा है कि उन्होंने अपने ज़माने में बहुत से ऐसे शान व शौकत और रईसाना ठाट बाट
से ज़िंदगी गुजारने वाले लोग देखे हैं जिनके इस्तबल में अरबी और इराकी नस्लों के कीमती घोड़ों से भरे हुए होते थे, लेकिन आज वही लोग हैं कि वक्त के हाथों इस तरह बर्बाद हुए हैं कि इनके पास नया जूता ख़रीदना तो दूर की बात, मोची से अपनी फटी हुई जूती जुड़वाने तक के पैसे नहीं, और इस मामूली काम के लिए भी इनको उधार लेना पड़ता है। यानी कि आप ये सोचें कि वो लोग जो बहुत रईस थे, रईसाना उनका ठाट बाट था, आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो नया जूता तक नहीं ख़रीद सकते, और नया जूता ख़रीदना तो उनके लिए बहुत दूर की बात है। वो जो अपनी फटी हुई जूती है वो तक मोची से सही नहीं करवा सकते खुद अपने पैसों से। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मोची से अपना जूता सही करवा लें। उस जूते को सही करवाने के लिए भी उन लोगों को उधार लेना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखता हूँ मैं कि ज़माने के हाथ से मोची से कफ्श पाको घाटते हैं वो उधार के। यानी कि यहाँ पे मोची वाली बात आ गई है। ठीक है, चलें अब मैं लगे हाथ ये तीसरा भी बंद कर देती हूँ। तन्हा वले ना दोहर से आलम ख़राब, खुस्त से अक्सरों ने उठाया नंगो यार। अच्छा, इसका मतलब है कि आजकल के हालात ने लोगों की हालत इस तरह बिगाड़ दी है कि अच्छों का बेड़ा गर्क हो गया है। ठीक है, और लोग ना चाहते हुए भी इस कदर ढिठाई से ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि इनके नज़दीक अच्छे या बुरे की तमीज़ बाकी नहीं रही। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस जब शायर के ज़माने में जब उसके मुल्क की इकनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, तो जो रईस वाले लोग थे जिनके पास थोड़ा पैसा था, वो इस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे कि उनको अच्छे की और बुरे की तमीज़ नहीं, क्योंकि वो कंजूसी की हद तक ना, यानी समझो कि मुफलिसी की हद तक वो कंजूस हो चुके थे। जिनके पास, एक तो वो रईस थे जिनके पास पैसे ही नहीं थे, और एक वो रईस भी थे जिनके पास पैसे तो थे लेकिन उनको निकालते हुए शर्म आती थी, किसी पे ख़र्च करने के लिए उनकी मौत आती थी उनको। तो उनमें अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं रही, बाकी ही नहीं रही थी। इसी वजह से इकनॉमिक कंडीशन ये इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त मुल्क की इकनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट शेर है हमारा। ओके, आज मोबाइल का कैमरा काफ़ी ब्राइट हो रहा है, इसलिए शायद आपको थोड़ा नज़र ना आए। आप लोग प्लीज़ बुक लेके बैठा करें। हैंगे चनाचा एक हमारे भी मेहरबान, पावे सज़ा जो इनका कोई नाम ले निहार, नौकर हैं 100 रुपये के, दिनाहित की राह से घोड़े रखे हैं 100, इतना ख़राबो ख्वार, ने दाना ओ ना का ना तीमार वे ना सही। ठीक है, सही कहते हैं, जो साई नहीं होता घोड़ों का, वो रखता है जब अस्पे गली तफील शेर ख्वार। ठीक है, अच्छा, इस बंद में, इस शेर में शायर कहते हैं कि हम शायर के एक दोस्त हैं जिनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बस यूँ आप लोग जान लें कि इन्होंने अपनी बुरी आदतों और घटियापन से सारे अच्छे खासे अहदे पर फाइज़ हैं, लेकिन इसी घटियापन की बदौलत वो 100 रुपये तो कमाते हैं, लेकिन इस आमदनी के बावजूद उन्होंने जो घोड़ा पाल रखा है उसकी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। उसकी सेहत बहुत ख़राब है, और इसलिए क्योंकि उस पर पैसे ख़र्च करने पड़ेंगे, तो वो ना उसके लिए कोई दाना पानी का इंतज़ाम करते हैं, ना ही कोई घास फूस का, और ना ही कोई साई उन्होंने रखा हुआ है। साई उन्होंने रखा हुआ है कि वो साई कहते हैं उसको जो घोड़े की देखभाल करता है, कि वो उस घोड़े की देखभाल करे, क्योंकि जाहिर सी बात है दाना ख़रीदेंगे तो पैसे लगेंगे, घास फूस ख़रीदेंगे तो पैसे लगेंगे, और साई भी रखेंगे तो उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि ना इस घोड़े के लिए खाने के लिए कोई दाना मुयस्सर है, और ना ही घास फूस, और ना ही कोई इसकी देखभाल करने वाला। हद तो ये है कि इसके लिए किसी साई का भी इंतज़ाम नहीं किया गया, जो घोड़े की सेहत के लिए नहायत ज़रूरी है। बस यूँ समझ लें कि जैसे गली कूंचों में नन्हे मासूम बच्चे लकड़ी का घोड़ा लिए फिरते हैं जिसके लिए किसी एहतमाम की ज़रूरत नहीं होती, बस वैसे ही इस घोड़े का हाल है। बस फ़र्क ये है कि ये लकड़ी का घोड़ा नहीं है, एक जीता जागता जानवर है। ठीक है, यानी कि इस घोड़े की भी कहानी बिल्कुल उस लकड़ी के घोड़े जैसी हो गई, जिसको कोई खाने पीने के लिए तो नहीं देता क्योंकि वो बेजान होता है, बस उसको गली गली लेके घूमते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि वो बेजान होता है और जो इन्होंने पाला हुआ है वो जानदार है। ठीक है, अब दूसरा है, ना ताकी को इसकी कहाँ तक करूँ बयां। ठीक है, ना ताकी कहते हैं कमज़ोरी को, फाकों का इसके मैं अब कब तक करूँ शुमार। ठीक है,
यानी कि इस घोड़े की फाकों से जो हालत हो चुकी है इसका बयान लफ्ज़ों में नामुमकिन है। बस यूँ समझें कि इसका चलना फिरना नामुमकिन हो चुका है और ऐसा मालूम होता है कि एक बार ज़मीन में बैठ जाए तो फिर इसे मौत ही उठाएगी। नेक्स्ट है मानंद मानंद नक्शे नल ज़मीन से बजरे फना हरगिज़ ना उठ सके वो अगर बैठे एक बार। यानी इसका यही मतलब है क्योंकि जैसे ज़मीन में घोड़े की नल का निशान बन जाता है दुबलेपन का, इसी से इसकी वही हालत हो चुकी है। यानी कि ये इतनी कमज़ोरी की हद तक है, सेहत इसकी कितनी कमज़ोर है कि अगर ये घोड़ा एक दफ़ा बैठ जाए तो शायद मौत ही इसको दोबारा उठाए। यानी एक दफ़ा अगर ये घोड़ा बैठ गया या लेट गया तो इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये दोबारा से उठ सके। ठीक है, अब इसकी दूसरा है हमारे पास, इस मर्तबे को भूख से पहुंचा है इसका हाल, करता है राह कब उसका जो बाज़ार में गुजर, कसाब पूछता है मुझे कब करोगे याद, उम्मीदवार हम भी हैं कहते हैं यूँ चमार। ठीक है, जिस दिन से उसे कसाई के खोटे बंधा है वो गुजरे हैं इस नमत उसे हर लीलो निहार। यानी कि इसका मतलब ये है कि भूख से इसकी ये हालत हो गई है कि बस इस पर छुरी भिड़ने की कसर रह गई है। यही वजह है कि अगर इसे कभी बाज़ार से गुजारा जाए तो गोश्त वाले इसे देखकर कहते हैं कि हमें कब याद किया जाएगा ताकि हम इसे काम में लें। और अगर चमड़े का काम करने वालों की नज़र इस पर पड़ती है तो वो भी इसी तरह की ख्वाहिश करते हैं क्योंकि इस घोड़े में बस खाल ही तो काम है। यानी कि अगर कभी इस घोड़े को इसका मालिक बाहर ले जाता है तो जो गोश्त वाले होते हैं वो देखते कहते हैं कि भाई ये तो इतना कमज़ोर हो चुका है, बस इसे यहाँ भेज दो ताकि हम इसका गोश्त वोश्त काटें एक। और अगर इस घोड़े पे किसी चमड़े वाले की जो चमड़े का काम करता है उसकी नज़र पड़ गई तो कहते हैं कि भाई ये घोड़ा हमें भेज दो क्योंकि इसकी सिर्फ खाल ही तो है, इसकी बस हमें खाल ही उधेड़नी है ताकि कोई ये काम में आए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, हर रात अख्तरों के 23 दाना बोझ कर देखते हैं आसमान की तरफ होके बेकरार, ख़तश हुआ कि वो समझ दस्ता गया हर दिन ज़मीन पे आपको चके है बार बार। ये शेर तो बहुत ही ना अफसोस वाला है। ठीक है, तिनका अगर पड़ा कहीं देखे हैं घास का, चौके को आंखें मूंद के देता है वो पसार, देखते हैं जब वो तो बड़ा और थान की तरफ खोदे हैं इस सिम में कुएँ टॉप्स बार मार, है इस कदर ज़ईफ़ के उड़ जाए पाँव से मीखें के उसके थान की हुए ना सवार। इसका मतलब ये है कि जिस दिन से इस घोड़े को अपने मालिक जो कि कसाई की तरह बेरहम में सुपर्द किया गया है, इसके दिन और रात कुछ इस अंदाज से गुज़रते हैं कि भूख से इस घोड़े की ये हालत हो चुकी है कि अगर चांदनी रात में आसमान की तरफ निगाह डाले तो चमकते हुए तारे भी इसे दाना मालूम होते हैं। अल्लाह। और अगर ये इन्हें खाने के लिए बेकरार हो जाए, ज़मीन पर अगर रोशनी की शुआएं पड़ें तो इसको भी ये घास की गुड्डी समझकर बेचैन हो जाता है। यानी इतना भूखा रखा हुआ है इसके मालिक ने, कितना कमीना मालिक है इसका। ज़मीन पर अगर रोशनी की शुआएं पड़ें तो इन्हें भी ये घास की गुड्डी समझकर बेचैन हो जाता है। गर्ज़ ये कि भूख से इस कदर बेहाल हो चुका होता है कि अगर कहीं तिनका भी पड़ा दिखाई दे तो अपने खाने के बर्तन को लात मारकर फैला देता है, शायद इस तरह वो तिनका इसके बर्तन में आ जाए। बहुत ही कमीना मालिक है, बहुत ही बुरा मालिक है यार इसका। अच्छा, देखते हैं वो तो बड़ों और थान की तरफ खोदे हैं अपने सिम से कुएँ टापें बार बार, है ना इस कदर ज़ईफ़ के उड़ जाए बाव से मीखे हैं इसके थान की हुए ना सवार, ने अस्तख्वा ना गोश्त ना कुछ उसके पेट में, धोखे हैं दम को अपने जों के खाल को लिहार। इसका मतलब ये है कि भूख और बेबसी के आलम में जब भी इसकी नज़र अपनी जगह और अपने खाने के बर्तन पे पड़ती है तो वो बेख्तियार ज़मीन पर इस कदर ज़ोर ज़ोर से ठोकरें मारता है कि गहरे गहरे गड्ढे पड़ जाते हैं। कमज़ोरी का आलम यह है कि अगर इसके थान की कीलें मजबूत गड़ी हुई ना हो तो वो झोंके से ही उड़ जाए। यानी कि अगर इसको बांधा ना जाए तो ये हवा से ही उड़ जाए, यानी कि इतना कमज़ोर है। क्योंकि जिस्म पर तो गोश्त तो दूर की बात हड्डियां तक गायब होने लगी हैं। जब सांस लेता है तो यूँ मालूम होता है कि जैसे घोड़ा सांस नहीं ले रहा बल्कि लोहार की धूप नहीं चल रही है जिससे वो अपनी भट्टी में आग भड़काता है। कि बहुत ही ना सैड नज़म है। अच्छा, पैदा हुई है तस पे अगन बाव इस कदर हरगिज़ दौर है इसको मत जाने ज़ेरनिहार, गुज़रे वो जिससे भूखा कब हो इस तरफ नसीम, बाव समोस होवे गिर के गुजार, समझा ना जावे ये वो अबलक है या सुरंग, खाश से
ज़ख़्बस है मजरू बेशुमार, हर ज़ख़म पर ज़बस के भगती हैं मक्खियाँ, कहते हैं इसके रंग को मेक्सी इस एतबार। ये हाल इसका देखकर गर्ज़ यूँ कहे है खलक, जंगल से मूज़ी के छुड़ा इसको कर्ज़गार, ले जावे चोर या मरे हो कहीं ये कम, इस तीन बात से कोई भी हो आश्कार। बहुत बड़ी नज़म थी। अब मैं आपको उसकी पूरी बताती हूँ कि कमज़ोरी और बीमारी के बाद इस घोड़ी की हालत ये हो गई है कि इसे घोड़ों की मखसूस जल्दी बीमारी अगन ने घेर लिया। ये जो ऊपर आया था ना अगन, ये घोड़े की जल्दी बीमारी होती है जिसकी वजह से इसकी खाल मुतासिर हुई है और इसके बाल जगह जगह से उखड़ने लगे हैं। और ये एक ऐसी हकीकत है जिसमें ज़रा बराबर भी झूठ नहीं। और इसके पास से हर वक्त एक बदबू का ऐसा भपका आता रहता है कि अगर सवेरे की नरम और ठंडी और भीनी भीनी हवा भी इससे टकरा कर गुजरती है तो वो भी शदीद बू में तब्दील हो जाती है। ठीक है। और ख़ारिश की ज़्यादती से चूँकि बदन के तमाम बाल उखड़ चुके हैं और सुर्ख सुर्ख दिखाई दे रहे हैं तो जिस्म पर फिर जगह जगह ख़ारिश ने यही हाल कर दिया है। तो एक नज़र में ये काले सफ़ेद घोड़े के बजाय लाल दुम वाला घोड़ा दिखाई देता है जिस पर जा बेजा बेशुमार ज़ख़म पड़े हुए हैं और हर ज़ख़म पर मक्खियाँ भनक रही हैं। और इस मक्खियों ने इस हद तक इस खाल को अपनी जद में ले रखा है कि हर तरफ मक्खियों का ही रंग दिखाई देता है, जिसके बाइस अबलग बजाय मिक्सी यानी शहद की मक्खी की राय से काला कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। यानी कि मक्खियाँ इसके ऊपर इतनी आने लगी हैं कि इस घोड़े ने अपनी असल रंगत खो दी है। ठीक है। इस बदनसीब घोड़े की बदतरीन हालत देखकर दुनिया वाले ये कहते हैं कि या अल्लाह तू इस बेरहम शख्स के पंजे से इस बेज़बान जानवर को निजात दिला, चाहे इसे चोर ले जाए, चाहे ये गुम हो जाए और चाहे इसे मौत आ जाए। इन तीनों में से कोई भी वारदात हो जाए लेकिन हर बात इस बदनसीब जानवर के हक़ में बेहतर होगी। इस तरह इसे अपने बेरहम और कंजूस मालिक से निजात मिल जाएगी। ठीक है। यानी कि अब आप ये देखें कि इस नज़म में शायर ने एक ऐसे घोड़े का हवाल पेश किया है जो नहायत ही बदतरीन हालात में ज़िंदा है। यानी कि अगर जिसको कहा जाता है ना कि इससे तो अच्छा यार ये मरी जाए, तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। यानी उस घोड़े की कंडीशन यार इतनी ख़राब है कि इतने बेरहम लोगों ने ऐसे ऐसे जानवर पाले हुए होते हैं और उनका लोग ख्याल नहीं रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ पुराने वक्तों की बात है, अभी भी डेफ़िनेटली हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास घोड़ा नहीं होगा तो बिल्ली होगी, लेकिन वो उनका सही से ख्याल नहीं रखते होंगे। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बिल्ली का शौक़ रखते हैं, लेकिन बस वो शौक़ ऊपरी होता है, बस लोगों को दिखाने के लिए कि जी हमारे पास बिल्ली है। सबसे बड़ा जुल्म जो लोग बिल्ली के ऊपर करते हैं ना, वो ये कि बिल्ली तो पाल लेते हैं लेकिन जब बिल्ली बड़ी होने लगती है तो बहुत सारे लोग उसका ऑपरेशन करवा देते हैं कि ये बड़ी होगी, ये बाहर जाएगी तो फिर जो ना इसके बच्चे होंगे। तो अब बच्चे होंगे ज़ाहिर सी बात है बिल्ली के, तो उसका ख़्याल रखना पड़ेगा, उसके लिए पूरा एक सेटअप करना पड़ेगा, तो मेहनत लगेगी। तो उसमें क्या करते हैं, वो बिल्ली का ऑपरेशन करवा देते हैं कि ये कभी ऑफ स्प्रिंग्स दे ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह होता है। ठीक है। तो प्लीज़ जानवर को उसकी अपनी आज़ादी के साथ रखें। और जानवर है, उसका एक अपना एनवायरनमेंट है, हम उससे उसकी नेचर से नहीं हटा सकते। ठीक है। तो आज की नज़म का मैं यहीं पे इख्तिताम करती हूँ। उम्मीद है आपको ये नज़म समझ में आई होगी। एक्चुअली मोबाइल से ही वीडियो बनती है तो हो सकता है कि थोड़ा सा दिखने में आप लोगों को मसला हो रहा हो। बुक अपने पास रखिएगा, अगर दिखने में मसला हो रहा है तो क्या हुआ, आवाज़ तो मेरी साफ़ आ रही है। ठीक है। तो चलें फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।